उसने कहा है कि परिवार की महिलाओं और बच्चों को परेशान नहीं करे पुलिस। इतना कहते ही वैन उदयपुर के लिए रवाना हो गई। तो आपको वो एक्सक्लूसिव बात भी सुनवाएंगे जो अतीक अहमद ने राजस्थान की जमीन पर कही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से साबरमती से प्रयागराज पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर जा रहा है और इस दौरान अतीक अहमद ने एक बात कही है। अतीक अहमद के मुताबिक परिवार की महिलाओं और बच्चों को परेशान ना करे पुलिस। योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को बच्चों को उत्पीड़न न करें। योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को बच्चों को उत्पीड़न न करें। यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। लेकिन 1300 किलोमीटर का यह सफर अतीक अहमद के लिए खौफ से भरा है, क्योंकि साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में अतीक के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर शुरू हुई अतीक अहमद की जेल यात्रा। अतीक पर भारी हैं अगले 24 घंटे। क्या इस बार पलटने वाली है अतीक की गाड़ी? माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से खौफ में है, दहशत में है। डर इस बात का है कि कहीं इस बार साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में उसकी गाड़ी पलट न जाए। सिर्फ अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार और उसका पूरा गैंग इस बार दहशत में है। जैसे ही यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंची थी, वैसे ही अतीक गैंग के कान खड़े हो गए थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से अतीक का पूरा कुनबा अब दहशत के साए में जी रहा है। प्रयागराज से साबरमती तक अतीक के साथ उसके गैंग का हर गुर्गा दहशत के साए में रहने को मजबूर है। अगले 24 घंटे अतीक पर बेहद भारी होने वाले हैं। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के बयान से भी अतीक एंड फैमिली की नींद उड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। योगी राज में यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे छोटा अपराधी हो या बड़ा माफिया, सीएम योगी ने सभी को सख्त चेतावनी दे दी है। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे से योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल्स, अपराधियों, माफिया को लेकर जो संदेश दे रहे हैं, उससे तो इशारा साफ है। उमेश पाल हत्याकांड में जिसका हाथ है उसे सरकार छोड़ेगी नहीं। पुलिस के शिकंजे से जो भी शूटर फरार है, उसके दिन गिने चुने ही रह गए हैं। पुलिस को अतीक के शूटर भले ही छका रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी तलाशी के लिए दबिश भी जारी है। और अब ये साफ हो गया है कि अतीक और उसके गैंग का बचना नामुमकिन है। वैसे उमेश पाल की हत्या पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अतीक अहमद ने जेल से ही उमेश पाल की हत्या का आदेश दिया था। अतीक ने दिया उमेश पाल की हत्या का ऑर्डर। अतीक के बेटे असद ने कत्ल को दिया अंजाम। अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम। उमेश पाल की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अतीक अहमद ने जेल से ही उमेश पाल की हत्या का आदेश दिया था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक के कहने पर ही 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी और इस मामले में अतीक अहमद भी आरोपी है, जो उमेश पाल अपहरण मामले में गुजरात की साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने इस जेल से अपने बेटे असद को इस हत्याकांड से पहले फोन किया था। उस दौरान असद बिरयानी खा रहा था, जिस पर अतीक का गुस्सा भड़क गया
और उसने अपने बेटे को उमेश पाल को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। अतीक ने गुस्से में अपने बेटे असद से कहा, क्या कर रहे हो? अब्बू बिरयानी खा रहा हूँ। तुम्हारा बाप जेल में है और जलालत की जिंदगी जी रहा है और तू बिरयानी खा रहा है। उमेश पाल तेरे बाप को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और अब शब्द कह रहा है। अतीक से फोन पर बात करने के बाद असद ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इसके लिए तैयार नहीं थी। शाइस्ता ने अतीक से कहा कि बब्बल, हमें अपने बेटे को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अतीक अहमद नहीं माना तो शाइस्ता ने असद को उमेश पाल के कत्ल को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी। खबर है कि अतीक के घर वालों ने पहले पैसे देकर उमेश पाल का मुंह बंद रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनकी हत्या की प्लानिंग की गई। इस वारदात के बाद से ही असद फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि असद ने दिल्ली में अतीक के गुर्गे खालिद के घर में शरण भी ली थी। चीन के साथ एलएसी पर बढ़ते विवाद के बीच भारत और अमेरिका की वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा और उत्तर प्रदेश के आगरा एयरबेस पर हो रहा है। इसे कोप इंडिया 23 नाम दिया गया है। C-130 और C-17 एयरक्राफ्ट तैनात भी अपनी ताकत करते हुए दिखाएंगे, जबकि सप्ताह के आखिरी में अमेरिका का बॉम्बर B-1 और भारत का रफाल भी युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। खौफ में चीन, दहशत में पाकिस्तान, एलएसी से एलओसी तक हिंदुस्तान की ताकत चौगुनी। भारत और अमेरिका की वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका का महाविनाशक हथियार B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब यह खतरनाक बमवर्षक दोनों देशों के सैन्य अभ्यास में शामिल हो रहा है। अमेरिका के साथ शुरू हुए वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को कोप इंडिया नाम दिया गया है। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और इंडो पैसिफिक थिएटर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और सैन्य गतिविधियों को देखते हुए ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस वॉर प्रैक्टिस में अमेरिका की तरफ से F-15 फाइटर प्लेन, C-130J और C-17 एयरक्राफ्ट तैनात भी अपनी ताकत दिखाएंगे, तो हिंदुस्तान का धाकड़ राफाल, Su-30 फाइटर प्लेन और स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस भी आसमान में अपना जौहर दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत के मिड एयर रिफ्यूलर IL-78 और एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। भारत और अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास 4 साल बाद हो रहा है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब पिछले दिनों चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। भारत ने चीन की इस हरकत पर पलटवार करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था और रहेगा। युद्धाभ्यास के पहले फेज में एयर मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर फोकस रहेगा। अमेरिका के साथ वायुसेना का यह युद्धाभ्यास पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा और उत्तर प्रदेश के आगरा एयरबेस पर हो रहा है। चीन से निपटने के लिए अमेरिकी सेना की पैसिफिक कमांड भारत से सूचना साझा करती है। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने भारत से सैन्य संबंध मजबूत करने की कोशिश की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल के इतिहास में भारत के एरो इंडिया शो के लिए फरवरी महीने में अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा डेलीगेट्स भेजे थे। साथ ही ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका भारत के साथ युद्धाभ्यास में अपना सबसे विध्वंसक B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भेजेगा। अगर हम इस अमेरिकी हैवी बॉम्बर की खासियत की बात करें तो B-1 4 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोफैन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर 1,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह 8 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है। यह अपने विंग पर 23,000 किलो वजनी बॉम्ब और अंदर 32,000 किलो वजन तक के
बॉम्ब लेकर उड़ान भर सकता है। B1 ईंधन भरने के बाद 9,400 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। B1 बॉम्बर के नाम अपनी रेंज में स्पीड, पेलोड, रेंज और उड़ान की रफ्तार को लेकर लगभग 50 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। नेशनल एरोनॉटिक एसोसिएशन ने भी इस विमान को 10 सबसे यादगार रिकॉर्ड उड़ानों में से एक को पूरा करने को लेकर मान्यता दी हुई है। 1999 की कोसोवो जंग, इराक युद्ध, लीबिया और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने इन बॉम्बरों का इस्तेमाल किया था। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 की राह पर एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। 4 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार विपक्ष के कई कद्दावर नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी दिल्ली गए। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार 4 दिनों की अपनी यात्रा पे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और ये यात्रा काफी छुपा के की गई है, क्योंकि इसके पहले 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना था, लेकिन उसके बाद समय बदला और 4:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार रवाना हो रहे हैं दिल्ली की। 4 दिनों के इस दिल्ली दौरे में नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को तेज करने की कोशिश करेंगे। वहीं नीतीश के दिल्ली दौरे से पहले ही सियासत तेज हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली बार पीएम का सपना देखे तो 2 सीट आई, इस बार 0 पर आउट होंगे। नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाए, बम्बई जाए, क्योंकि वहाँ पहले से को प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ ममता दीदी जी बैठी हुई हैं। तेलंगाना जाएंगे तो केसीआर बैठे हुए हैं। चेन्नई जाएंगे वहाँ आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं। तो इनका स्वागत यदि वहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विपक्ष में जितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उसको देखते हुए विपक्षी एकता की पहल का कोई मतलब नहीं। इस तरह के लोग हैं विपक्ष में, अलग अलग पार्टी में प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले लोग दर्जन भर से ज्यादा है। वैसी परिस्थिति में कोई भी इस तरह की कोशिश का कुछ परिणाम निकलेगा, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं। महागठबंधन सरकार बनने के बाद भी नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी। नीतीश ने तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा भाव नहीं दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार शांत हो गए थे। हालांकि कई मौकों पर उन्होंने ये संदेश दिया कि वे कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया तो मुख्यमंत्री फिर से एक्टिव हुए हैं। देखना होगा विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश की इस नई पहल को कितना रिस्पांस मिलता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं प्राइम 25। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रेल